तो आ गया मैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर के दोस्तों, जो कि रे ऑप्टिक्स से है। यानी 2 से 3-4 दिन के अंदर दोस्तों रे ऑप्टिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सारा करा के एकदम क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बस एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, हर बार की तरह, कि अगर आपको डेरिवेशन समझ में ना आए, मजा ना आए, तो मेरे को जितने लोग अभी फिलहाल सब्सक्राइब किए हो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मुझे सपोर्ट मत करना। लेकिन दोस्तों अगर मजा आ जाए तो सपोर्ट प्लीज करना दोस्तों, मुझे भी मौका दीजिए दोस्तों अपने हुनर को दिखाने का। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा, सर जी केमिस्ट्री में आपने तो समा बांध दिया, मजा आ गया सर, लेकिन क्या फिजिक्स में उतना ही मजा आएगा? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अरे भाई ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिजिक्स और मैथ में तो और तगड़ा मजा आएगा, क्योंकि उसी का तो मैं टीचर हूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना सीखेंगे, या सूत्र प्राप्त करना सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो 5 नंबर देके चला जाता है। आइए, अंग्रेजी मीडियम वाले अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे देख लीजिए, आपका हेडिंग वहां पे जब भी पूछा जाएगा तो दिया होगा फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे हमें किसका फार्मूला प्रूफ करना होगा? रिफ्रैक्शन का, ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला में प्रूफ करना होगा। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। देर किस बात का? तो देखिए दोस्तों, कभी भी आप डेरिवेशन समझ रहे हो तो पहले ही अगर कोई डायग्राम बना दिया हो, पूरा डायग्राम कंप्लीट कर दिया हो और आपको कराना शुरू करते हैं, तो समझ लीजिए डेरिवेशन आप सीख तो लोगे लेकिन फील कभी नहीं होगा, महसूस नहीं कर पाओगे। एक बार सीखने के बाद कभी भी दहाड़ के ऐसे नहीं कह सकते कि अरे पूछना भाई क्या पूछना है, जब कहो तब प्रूफ कर दूंगा, ये वाला फील नहीं आएगा। और आज के वीडियो में यही फील आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं रे डायग्राम एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो 2 मिनट हम लोग काम करेंगे रे डायग्राम पे, फिर बाकी का डेरिवेशन चुटकियों में क्लियर। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो बात करना है हमें उत्तल गोलीय पृष्ठ। जब भी उत्तल गोलीय पृष्ठ देगा, क्या देगा दोस्तों? उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह होता है, बाहर की तरफ उठा हुआ तल होता है, ये देख रहे होंगे। ये जो तल है आपका, ये बाहर की तरफ है, उभरा हुआ तल, ठीक है। और ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा कांच है। कांच मतलब ग्लास, क्या है दोस्तों? कांच, ठीक है दोस्तों, ग्लास है, ठीक है। और ये बाहर कुछ नहीं है तो क्या है? वायु है। क्या है? वायु। तो 2 माध्यम हो गया ना, एक वायु वाला माध्यम और एक कांच वाला माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो क्या होगा, यहां बताऊंगा मैं अभी। और अगर यहां पे आपका अवतल गोलीय पृष्ठ पूछता तो आपका डायग्राम कैसा दिखता? इस तरह से दिखता। अवतल गोलीय पृष्ठ में धंसा हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अभी मैंने जो डायग्राम बनाया ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो लाइन सीधी गई, इसे तो पता ही होगा दोस्तों, मुख्य अक्ष कहते हैं हम लोग। जो सीधी लाइन निकल जाए, पी क्या है आपका? ध्रुव है, पोल है, ठीक है। सबकी दूरी यहीं से नापी जाती है, चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, या फोकस दूरी हो, ठीक है, यही पी से नापी जाती है। तो ये जो सीधी लाइन मैंने खींची है, ये सीधी लाइन आपका क्या है दोस्तों? मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये डायग्राम आपका क्या है? उत्तल गोलीय पृष्ठ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको दोस्तों इस लाइन पे कहीं आसपास आप एक वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे? वस्तु। मान लीजिए इतनी दूरी पे इस पॉइंट पे ओ नाम का कोई वस्तु है। क्या नाम है? ओ नाम का कोई वस्तु। अब इस ओ नाम का वस्तु, यानी ओ पॉइंट पे जो वस्तु रखी हुई है, यहां से एक प्रकाश की किरणें जाएंगी किस पे? इस पृष्ठ पे। ये कौन सा पृष्ठ है? उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। ये जो मैं लाइन ऐसे दिखा रहा हूं उंगली से, ये क्या है? उत्तल गोलीय पृष्ठ है दोस्तों। अब यहां से एक लाइन यहां पे जाए, ये देखिए यहां पे, यहां से मैं एक लाइन को ऐसे भेज रहा हूं, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए गया। जब लाइन कोई टकराने जा रही होती है, जैसे यहां से जा रही है ना इस पृष्ठ पे टकराने, ये लाइन क्या हो रही है? टकराने ही तो जा रही है ना। ये लाइन जो है ये क्या हो रही है? टकराने ही जा रही है। ऐसी लाइन को आपतित किरण कहते हैं। ऐसी किरण को आपतित किरण, आपतित मतलब जो टकराने जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे ये टकराएगी, ध्यान से समझिए, इस पॉइंट पे टकराई, जाना तो बेचारे को सीधे था, हाँ या ना? जाना क्या था? इसको सीधे था। जाना तो सीधे था, जाना तो सीधे था। लेकिन क्या है सीधे जा पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, सीधे नहीं जा पाएगा। कोई पूछा क्यों? तो कहोगे सर ये अभी जहां से ऐसे आ रही थी, ये वाला पूरा माध्यम जो था ये वायु वाला माध्यम था। वायु यानी विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं N1। और जिसके अंदर अब प्रकाश की किरण जाने वाली है, ये है आपका कांच। क्या है दोस्तों? कांच, जिसे हम लोग सघन
माध्यम कह रहे हैं, इसे N2 नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? N2, यानी N1 वाले माध्यम से N2 वाले माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट के पास देखा जाए तो माध्यम परिवर्तन हो रहा है, यानी माध्यम चेंज हो रहा है। अब ये जो लाइट है हवा में है, हवा वाले माध्यम में, हवा वाले माध्यम में, हवा वाले माध्यम में, हवा वाले माध्यम में, जैसे इस पॉइंट पे आया, अब लाइट जब अंदर घुसेगी तो कांच में घुस जाएगी। तो जैसे ही माध्यम बदलेगा तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है अपने रास्ते से विचलित हो जाना। अब जब प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, उसको समझने के लिए यहाँ पे एक और बेहतर चीज समझा देता हूं मैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है आगे जब जाएगी तो ये कांच में जैसे ही घुसेगी तो या तो ये नीचे झुक जाएगी या तो ऊपर की ओर ऐसे उठ जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। लेकिन कैसे समझे कि ये नीचे जाएगी या ऊपर, वो फील करने के लिए यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जब कोई भी प्रकाश की किरण वायु से कांच के अंदर जाती है, वायु से कांच के अंदर जाती है, अगर देखा जाए तो वायु क्या है, हल्का मीडियम है, कांच थोड़ा भारी है, इसका घनत्व ज्यादा होता है। तो जब कम घनत्व वाले से ज्यादा घनत्व वाले में जाता है, ज्यादा डेंसिटी वाले में जाता है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। और जब लाइट की स्पीड कम होगी तो झुक जाता है अभिलंब की तरफ। क्या होगा? झुक जाता है। जैसे जाना तो बेचारे को सीधे था, लेकिन क्या हो गया? झुक गया, अभिलंब की तरफ झुक गया। यानी हवा से जब कांच में जाएगी, या तो कह लीजिए कम घनत्व वाले से ज्यादा घनत्व वाले माध्यम में जाएगी, तो क्या होगा? वो झुक जाता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। और जब जब लाइट की स्पीड कम होती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अब घनत्व का मतलब नहीं समझते? आपसे पूछो एक सवाल, अब यहाँ पे बताइए, ये ज्यादा घना दिख रहा है या ये ज्यादा घना? तो यही ना ज्यादा घना दिख रहा है, नहीं समझे? अब देखो मेरे टकले का बाल देखो कितना कम घना है, लेकिन आप लोग का बाल बहुत घना है। घना का मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, तो समझना मेरी बात को। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दे, कांच से हवा में जाए तो ऐसे अभिलंब से दूर हट जाता है। दूर हटने का मतलब होता है लाइट की स्पीड जैसे ही कांच से हवा में आई, लाइट की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गई। जब लाइट की स्पीड बढ़ी तो अभिलंब से दूर भाग गया। समझे कि नहीं मेरी बातें? अब यहाँ पे फील करो, हमारी ये जो प्रकाश की किरण है, ब्लैक वाली लाइन, इसको जाना तो सीधे है बेचारे को, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, यम पॉइंट नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? यम। इस पॉइंट पे क्या हो गया, इसका अपवर्तन हो गया। और क्या होगा दोस्तों, ये जैसे ही अंदर की ओर घुसेगी तो ये झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो अभिलंब तो बनाना पड़ेगा ना। तो अभिलंब कैसे खींचेंगे? यहाँ पे अभिलंब कैसे खींचा जाता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर इस पृष्ठ को देख रहे हैं तो ऐसे करके घुमा हुआ है, दिख रहा है? ऐसे करके दिख रहा है ऐसे। तो ये देखिए गोला किधर बन रहा है, गोला किधर बन रहा है। तो अगर आप देखें तो गोला ऐसे बन रहा है इधर की तरफ, हाँ या ना? तो इस गोले के बीच में जो पॉइंट आ रहा है इसे बोलते हैं सी, इसका होता है वक्रता केंद्र। अभी सी से इस पॉइंट पे जो लाइन डालोगे, सी से इस पॉइंट पे जो लाइन जाएगी वही इसका अभिलंब होगा। वही इसका क्या होगा दोस्तों? अभिलंब होगा। वही इसका क्या होगा दोस्तों? अभिलंब। तो यहां से एक लाइन ऐसे डाल दो, कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो आपका ये जो आपका हरा वाला लाइन है, ये आपका क्या है? अभिलंब है। क्या है दोस्तों? अभिलंब। अब बताइए, अभिलंब की तरफ झुकाना है हमें, अभिलंब की तरफ झुकाना है, इस ब्लैक वाली लाइन को अभिलंब की तरफ झुकाना है। तो अब बताइए, ये लाइन ऐसे है, ठीक ना? तो अब बताइए, अभिलंब तो ये वाली भी लाइन है, अभिलंब ये वाली भी लाइन है तो एक ही ना। ये जो नीला हरा वाला गई है ये क्या है? अभिलंब है। तो ऊपर वाला भी अभिलंब है, नीचे वाला भी। हमें तो इस लाइट को अंदर ले जाना है ना, तो इस वाली लाइन से लेना देना है, बाहर वाली लाइन से नहीं, ठीक है? तो हमें इस लाइन से नोटिस करना है। तो ये लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो हमें झुकाना है, तो ऐसे झुकेगा या ऐसे? ऐसे अगर ऐसे करोगे तब तो और फैल जा रहा है, इसको ऐसे झुकाओगे ना, यानी ये लाइन हल्का सा झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। और झुकने के बाद कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाएगा और यहाँ बन जाएगा इसका इमेज, यहाँ बन जाएगा इमेज। अब बताइए समझ आया कि नहीं रे डायग्राम? बिल्कुल समझ आया रे डायग्राम, मजा आया रे डायग्राम में। अब बताइए, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अभिलंब से बना हुआ कोण क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई होता है। और जब अपवर्तित हो जाती है तो यहाँ से बना हुआ कोण जो होता है वो आर होता है। ये बात पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल पता होगा। अब बताइए रे डायग्राम आपको समझ आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब जब यहाँ तक समझ में आ जाता है तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे बना हुआ कोण को आप अल्फा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अल्फा। यहाँ के बने हुए कोण को आप बीटा मान लेंगे और यहाँ पे बने हुए कोण को आप गामा मान लेंगे, ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, आपको सही लगेगा, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आप रे डायग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे तो समझ लीजिए डेरिवेशन अब चुटकियों में होगा। अब डेरिवेशन एकदम मुट्ठी में आ चुका है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब आपका रे डायग्राम बन जाएगा तो उसके नीचे आप लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्नेल
के नियम से, ये हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है पता है ना दोस्तों, साइन आई बटा साइन आर, क्या होता है, साइन आर बराबर नियतांक। अब नियतांक यानी यन होता है, ठीक ना, अपवर्तनांक ही होता है एक तरह का, ठीक ना। यन के जगह पे आपको कैसे लिखना है, टेक्निक पकड़िएगा मेरा। आपकी लाइट, आपकी प्रकाश की किरण n1 से n2 के अंदर गई है, n1 से n2 की तरफ गई है, तो जिसकी तरफ जाती है, जिसकी तरफ जाती है उसको बटे के ऊपर लिखते हैं, और जहां से आती है उसको बटे के नीचे लिखते हैं। यहां तक समझ आया? बिल्कुल। अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, n1 का साइन आई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 इंटू साइन आई बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो n2 इंटू साइन आर। यहां तक समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। अब जो बता रहा हूं ध्यान से समझिए, यहां पे जो बना हुआ कोण आई है, यहां पर बना हुआ जो कोण आई है, यहां बना हुआ कोण जो आर है, वो बहुत सूक्ष्म है। क्या है? बहुत सूक्ष्म है। आपको एक बात बताता हूं, जब कोण बहुत सूक्ष्म हो, जब कोण बहुत छोटा होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे पास साइन थीटा है, ठीक है, ध्यान से समझिए, और ये थीटा जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा सूक्ष्म कोण है, तो मैं साइन थीटा को चाहूं तो लगभग क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? थीटा। अगर मान लीजिए मेरे पास साइन ए है, लेकिन ये जो कोण ए है बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म कोण हेतु, तो इसका मतलब मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। मेरे पास मान लीजिए टेन थीटा है, लेकिन ये थीटा बहुत छोटा है, तो मैं चाहूं तो टेन को हटा के क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। बात समझ आया? तो यहाँ पे क्या है, आई और आर है, बहुत सूक्ष्म कोण है, तो यहाँ हेडिंग क्या लगाएंगे, सूक्ष्म कोण हेतु। अब जैसे सूक्ष्म कोण हेतु लिखेंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, n1 हो जाएगा, और साइन आई की जगह लिख देंगे आई, और n2 हो जाएगा, साइन आर की जगह लिख देंगे आर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको दोस्तों यहां से हटा के मैंने यहां लिख दिया है, और यहां पे समीकरण 1 बना लिया है। जब आपका समीकरण 1 बन जाए तो उसके बाद आपकी निगाहें आई और आर पे जानी चाहिए। अब आई और आर का वैल्यू निकालना है आपको। क्या करना है दोस्तों, आई और आर का मान पता लगाना है। उसके लिए आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से समझिए, छोटा सा बात है कि ये त्रिभुज आप देख रहे होंगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा 6-7 में, कि बाहर का जो कोण होता है, बहिष्कोण जो होता है, अंदर वाले दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये जो जेड होगा वो बराबर होता है किसके, एक्स प्लस वाई के। किसके? एक्स प्लस वाई के। अब आप कहेंगे इसकी जरूरत यहाँ क्या पड़ गई? पड़ गई मेरे भाई, आई और आर निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, इस थीम का। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। एक त्रिभुज यहां दिखेगा, आप ध्यान दीजिएगा, कलर से भी आप पहचान जाएंगे। मैं कलर इस्तेमाल, सेम कलर यूज कर देता हूं जो वहां बनाया हूं मैं। अगर देखते हैं कौन कौन पहचान सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, तो यहां पे आपका कोण बना हुआ है बीटा, यहाँ पे है सी पॉइंट, यहाँ है ओ पॉइंट, यहाँ बना है कोण अल्फा, यहाँ पे आपका कोण है आई। और ट्रायंगल कौन सा है दोस्तों, ट्रायंगल कौन सा है बताइए? ट्रायंगल है यहाँ पे एम पॉइंट, यहाँ पे ओ और सी। तो ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? एम ओ सी। ठीक है, एम ओ सी ट्रायंगल से आप देखो अगर ध्यान से, तो बाहर में कौन है? आई। तो आई के बराबर कौन हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। होगा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल होगा। इस आई को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, n1 ब्रैकेट में आई के जगह पे क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर n2। अब r का वैल्यू निकालना है, तो r कहां से आएगा? उसी तरह देखो r कहां पे है। बहुत लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो आप बता तो दे रहे हैं, लेकिन हमको तो बाद में जब हम करेंगे तो हमें कैसे याद आएगा कि कौन से ट्रायंगल को कहां से उठाना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब आई निकालोगे तो आई को देखना कि आई वाला कोण किस किस लाइन को छू रहा है। ये जो आई वाला कोण है, ये ब्लैक वाली जो लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन जो है किस किस लाइन को छू रही है? तो ये ब्लैक वाली लाइन जो है, जिसको अब नीले से बना, हरे रंग से बना दे रहा हूं, ये लाइन इसको छू रही है और इस डैश डैश वाले को छू रही है। तो इस लाइन को आगे बढ़ाते जाओ और इस डैश डैश वाले को आगे बढ़ाते जाओ, और यहाँ से एक लाइन खींच दो, बन गया ट्रायंगल। यानी आई का वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा। समझे कि नहीं? उसी तरह आर निकालना है, तो देखो यही टेक्निक यूज कर लो। आर वाला कोण कहाँ पे है? ये वाला कोण किस किस लाइन को छू रहा है? इस ब्लैक वाली लाइन को और इस डैश डैश वाली लाइन को। तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो ब्लैक, फिर क्या है? डैश डैश वाली लाइन, डैश डैश वाली लाइन। अब यहाँ पे आके सी पे खत्म होती है और ब्लैक वाली लाइन आई पे जाके खत्म होती है। अब यहाँ से नीचे से दोनों को मिला दो, मिला दिए। इसका मतलब यहाँ से निकलेगा आर का वैल्यू, ये हो गया आर, ये हो गया आपका
गामा और यहां हो गया बीटा। इस बार बाहर कौन है दोस्तों? बीटा। तो बीटा के बराबर में आएगा आर प्लस गामा। ठीक है, आर प्लस गामा। तो आर अकेला करना है तो आर को अकेला कर लो, प्लस गामा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा। तो बचेगा क्या? आर। तो आर के बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? बीटा माइनस गामा। तो आर हटाओगे तो यहां पे क्या लिख दोगे? बीटा माइनस गामा। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये त्रिभुज कौन सा दोस्तों? आप देख सकते हैं यहाँ पे है यम और यहाँ पे क्या है? आई सी। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लिया मैंने? एम सी आई से। ठीक ना? तो अब आप स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो यहाँ पे ऊपर में इस वाले लाइन के ऊपर में क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज एम ओ सी तथा त्रिभुज एम सी आई से आई तथा आर का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, इतना आप कर लीजिएगा। जैसे यहां तक हो जाएगा तो आपका आई और आर मिल जाएगा। जब आई और आर मिल जाएगा तो लगभग तो खत्म हो गया डेरिवेशन, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब आप कहेंगे हाँ सर जी आप तो बार बार यही बोल रहे हैं। हाँ मेरे भाई, ज्यादा कुछ नहीं बचा है, देखते जाइए। अब आपका क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए। अब n1 का अंदर गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 का अंदर गुणा करिए, n2 बीटा माइनस n2 गामा। हो गया दोस्तों यहां तक। अब आपसे फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी मैंने आपको याद होगा बोला था कि आई और आर जो है बहुत सूक्ष्म कोण है। तो जब सूक्ष्म कोण होगा तो सूक्ष्म कोण के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर साइन थीटा है तो मेरी मर्जी करेगी साइन थीटा को पूरे को हटा के क्या लिख सकता हूं? थीटा। अगर ये सूक्ष्म कोण है, साइन थीटा को अगर मैं थीटा लिख सकता हूं तो थीटा को भी तो साइन थीटा लिख सकता हूं। यानी कहने का मतलब मेरे पास अगर टेन अल्फा है, अगर ये बहुत सूक्ष्म है अल्फा, तो मैं टेन अल्फा को अल्फा लिख सकता हूं, तो अल्फा को टेन अल्फा भी तो लिख सकता हूं। वही काम करने जा रहा हूं यहां। यानी फिर से लिखूंगा सूक्ष्म कोण हेतु। जब यहां तक हो जाए तो उसके बाद लिखना सूक्ष्म कोण हेतु। अब जब सूक्ष्म कोण हेतु लिखोगे तो क्या हो जाएगा? n1 अल्फा की जगह लिख देना टेन अल्फा प्लस n1 बीटा की जगह लिख देना टेन बीटा। सबको टेन में कन्वर्ट कर देना। क्यों करना है बता रहा हूं अभी मैं। फिर क्या हो जाएगा? n2। अब बीटा की जगह फिर से क्या हो जाएगा? टेन बीटा माइनस n2 n2 टेन गामा। यहां तक समझे दोस्तों? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जब यहां तक आपको समझ में आ जाएगा तो अगली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अगर यहां तक आपने समझ लिया तो इसके बाद नॉर्मल सा बेसिक सा कैलकुलेशन है दोस्तों। भरोसा रखो मेरे पे, सच कह रहा हूं। इसके बाद नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। यही जो खेलना होता है खेलते हैं, यही जो नाचना होता है नाचते हैं। इतने में ही जितना आपको गेम खेलना है खेल सकते हैं। इसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों? यहां तक जब आपको समझ में आ जाए तो आपको अब 10 ले लिए हो, इसलिए यहाँ पे एक अवलंब लेना होगा। यहाँ पे यम जो है ना ये लाइन, यहाँ से एक सीधी एक रेखा खींचना, डैश डैश दिख रहा है? यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देना। ठीक है दोस्तों? जब आप यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन खींचोगे तो यहाँ पे पॉइंट आप मान लो यन, ये यम है और ये यन है। आप पॉइंट कुछ भी मान सकते हो, मैं अपने तरफ से मान रहा हूँ। ठीक ना? अब यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत बड़ा डायग्राम बनाया हूँ ना मैं। तो यहाँ पे आपको पी और यन के बिंदु में बीच में गैपिंग दिख रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो इसके बीच में गैपिंग जो है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटा होता है। अगर ये गैपिंग बहुत छोटा है तो मैं कह सकता हूं कि पी जो है लगभग यन के बराबर है। इसका मतलब होता है जब गैपिंग बहुत छोटा है तो मेरी जब मर्जी करेगी तो यन को हटा के पी लिखूंगा, और जब मेरी मर्जी करेगी तो पी को हटा के यन लिख सकता हूं। यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अब यहां तक जब आप समझ गए तो इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझिए। जब दोस्तों आप अल्फा बीटा गामा को 10 के फॉर्म में जब आप लिख लोगे तो अब 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का मान रखा जाता है। तो कहां से रखोगे दोस्तों? ध्यान से देखो, अगला कदम ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना दोस्तों। अगर चाहते हो कि एक बार सीखने के बाद हमेशा के लिए तैयार हो जाए तो एक एक चीजों को समझना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, रटना मत कभी भी। अब देखो करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना। हमने 10 लिया क्यों वो भी आपको बात पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब देखो दोस्तों, ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में कि आपका समकोण त्रिभुज है, ये लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेन थीटा का फार्मूला आपको पता है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये जो लाइन ब्लैक वाली गई है, दिख रहा होगा आपको? ये ब्लैक वाली लाइन मैंने आपको समझाने के लिए खींचा है यहाँ पे, और ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये वाली है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। आपको 10 अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? 10 अल्फा का वैल्यू पता लगाना है। तो आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से देखिए अल्फा कहाँ पे मिलता है। इस वाले पॉइंट्स पे देखिए अल्फा किधर मिल रहा है। ये है बीटा, ये है गामा। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ मिल रहा है अल्फा, यानी इस पॉइंट से इधर की तरफ अल्फा, यानी इस पॉइंट से इधर की तरफ यहाँ मिल रहा है आपको अल्फा। और ये पॉइंट कौन सा है दोस्तों? आपका ओ पॉइंट है। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट। अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप 10 अल्फा निकालोगे तो क्या मिलेगा? लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन है? सीधी वाली लाइन एम एन
बटे आधार कौन है, नीचे वाली लाइन ON। तो लीजिए टेन अल्फा का वैल्यू मिल गया आपको। तो यानी इसका मतलब आप लिख सकते हैं N1 बराबर टेन अल्फा के जगह पे MN बटा ON प्लस N1 टेन बीटा। उसी तरह अब टेन बीटा निकालना, गजब का टेक्निक दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझते जाइए, फील हो जाएगा एकदम आपको। अब ध्यान दीजिए, अब बीटा चाहिए तो बीटा की तरफ खोजिए। M से बीटा कहाँ मिलेगा, M पॉइंट से, इस M पॉइंट से बीटा किधर मिलेगा, ये देखो हरी वाली लाइन जो जा रही है यही बीटा है ना, यहीं पे मिलता है बीटा। तो यहाँ से जो लाइन गई है आपकी, यही आपका पॉइंट क्या है, आपका बीटा। यहाँ पे क्या है आपका C पॉइंट है, क्या है दोस्तों, C पॉइंट है। अगर आप देखो तो टेन बीटा जब आप निकालोगे, टेन बीटा, तो फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा MN बटा आधार कौन होगा, NC। क्या हो जाएगा दोस्तों, NC। तो यहाँ पे इस बार हो जाएगा आपका, इसके जगह पे MN बटा NC होगा कि नहीं दोस्तों, बराबर N2। टेन बीटा है तो टेन बीटा बार बार निकालने की जरूरत है नहीं, जो यहाँ है वही चीज यहाँ आएगा, MN बटा NC माइनस N2 टेन गामा। अब टेन गामा निकालना है तो गामा क्या मिलेगा, गामा रे गामा, M से I वाले पॉइंट पे, M से I वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा दोस्तों, गामा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टेन गामा। टेन गामा निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंब यानी MN बटा NI, MN बटा N। अब बताइए दोस्तों, क्या यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बराबर के इधर MN दोनों जगह है, तो MN कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बाहर। तो ऊपर में क्या बचा, N1 MN के जगह पे, और नीचे है ON, प्लस MN हट गया तो ऊपर में क्या है, N1, नीचे में NC। ये बचा बराबर, यहां भी MN यहां भी MN कॉमन ले लेते हैं। MN जब कॉमन लेंगे तो यहां इस जगह पे आ जाएगा N2, नीचे में NC, माइनस इस जगह पे आ जाएगा N2 बटा में NI। यहां तक क्लियर है, MN से MN निपट गए। अब यहां तक आपका समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए दोस्तों, N1 बटा O। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ बात लिखी थी कि N जो होगा वो लगभग P के बराबर है, दोनों बिंदु बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसलिए मेरी मर्जी करेगी तो मैं N को हटा के P लिख सकता हूं और P को हटा के N लिख सकता हूं। तो मैं N को हटा के क्या लिखूंगा दोस्तों, P लिखूंगा। क्या लिखूंगा, P, ठीक है। N को हटा के क्या लिख दूंगा, P, ठीक है। फिर N को हटा के लिख दूंगा P बराबर N2, N को हटा के लिख दूंगा P माइनस N2, N को हटा के लिख दूंगा P। यहां तक समझ आया दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसका वैल्यू रख देना होगा। यानी आपको याद होगा दोस्तों, मैंने कहा था कि सबकी दूरी P से नापी जाती थी। मैंने बोला था ना दोस्तों, सबकी दूरी P से नापी जाती है, चाहे वो वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या वक्रता केंद्र की दूरी हो दोस्तों। तो अब आइए एक बात मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझिए दोस्तों, ये P है और ये क्या है, वस्तु। तो वस्तु, ये O क्या है, वस्तु है। तो यहां से यहां की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी। तो इसे U बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, U। क्या बोलते हैं दोस्तों, U। और ये P है, P से C की दूरी, वक्रता केंद्र है ना, तो यहां P से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होते हैं। अभी दोस्तों P से जब वक्रता केंद्र की दूरी नापोगे तो इसे वक्रता त्रिज्या R कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। और P से जब I की दूरी नापोगे, P से जब I की दूरी नापोगे तो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी V हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, V। यानी मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कि आपका जो OP है दोस्तों, O से P वो क्या है, U। और जो आपका P से C है दोस्तों, P से जो C है, P से C की दूरी वो क्या है दोस्तों, R। और जो P से I की दूरी है दोस्तों, P से I की दूरी वो क्या है, V। अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों, अब आप ध्यान से समझिए, ये जो P वाला पॉइंट है दोस्तों, ऐसे करके एक लाइन आप सोचिए, कल्पना करिए कि एक ऐसी सीधी लाइन है। तो P के इस तरफ जो भी वैल्यू मिलेगा वो सारा पॉजिटिव होगा, और P के इस तरफ जो भी वैल्यू मिलेगा वो सारा नेगेटिव होगा। यानी U नेगेटिव हो जाएगा, R पॉजिटिव हो जाएगा, V पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, तो यहाँ जाओगे, यहाँ हो जाएगा N1 OP का वैल्यू कितना है, माइनस U प्लस N1 PC की जगह पे हो जाएगा R प्लस है, प्लस लिखने की, ए वाला प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए N2 PC की जगह पे क्या है दोस्तों, R माइनस N2 PI की जगह पे है प्लस V, प्लस सामने लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया अभी। अब यहां तक हो गया। अब देखिए धीरे धीरे प्रूफ होना शुरू हो गया ना दोस्तों, बोला था ना कि नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब इसके बाद करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये जो आपका वैल्यू है माइनस N2 बटा V, इसको बराबर के इस तरफ ले आइए। इस तरफ क्या है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, ये बराबर है, ठीक ना। अब इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में N2 बटा V होगा कि नहीं दोस्तों। और बराबर के इधर पहले से ही कौन है, माइनस में N1 बटा
यू। यहां तक क्लियर है। अब बराबर के उधर पहले से ही कौन है, N2 बटा आर। क्या है, N2 बटा आर। अब यहां करना क्या है दोस्तों, इधर में जो आपका प्लस में दिख रहा है ये N1 आर, इसको इधर यानी आर वाले को एक तरफ कर देंगे, ठीक ना। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस N1 बटा आर। होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा। अब जब यहां तक आपका हो जाएगा माइनस N1 बटा आर जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिए। प्लस सामने लगाने की जरूरत होती नहीं है, आपको पता ही होगा। तो आपका क्या हो गया दोस्तों, N2 बटा भी माइनस N1 बटा यू बराबर, अब यहाँ देख सकते हैं नीचे में सेम है आर है। अब यहाँ देख सकते हैं बटे के नीचे दोनों आर सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आर एक बार लिखिए, ऊपर में क्या हो जाएगा N2 माइनस N1। यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों, आपका प्रूफ हो गया, डेरिवेशन समाप्त। अगर एक लाइन और इसे लिखना चाहते हैं तो आपको याद होगा, मैंने बताया था स्नेल के नियम में कि n के जगह पे मैंने क्या लिखवाया था, आपको N2 बटा N1 लिखवाया था, याद है कि नहीं दोस्तों। यानी N2 बटा N1 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, N2 बटा N1 को n लिख सकते हो। तो करना क्या है, अब दोस्तों आप इतना लाना चाहते हैं तो बस एक काम और कर देंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ N2 N1 N2 N1 जो है ऊपर में, उस सभी में ऊपर वाले में, ऊपर वाला जितना भी वैल्यू है सभी में N1 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, N2 बटा N1 बटे में भी माइनस N1 बटा N1 बटे में U बराबर N2 बटा N1 माइनस N1 बटा N1 आर। होगा कि नहीं, सब जगह देखिए N1 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 डिवाइड में कर दिया मैंने। अब इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से समझिए। आपको नहीं दिखेगा हो सके नीचे में, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको कर देता हूँ। N2 बटे N1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज करके लिख देता हूँ यहाँ पे कि N2 बटे N1 को मैं चाहूँ तो N लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, N लिख सकता हूँ। तो N2 बटे N1 को क्या लिख सकता हूँ, N बटा भी माइनस N1 से N1 कटेगा तो हो जाएगा 1 बटा U बराबर N2 बटा N1 को लिख सकता हूं N माइनस N1 से N1 कटेगा तो 1 बटा R। अब बताइए दोस्तों, यही प्रूफ करना था कि नहीं। अब बताइए दोस्तों, यही प्रूफ करना था कि नहीं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो हो सकता है औरों की वीडियो से 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो, लेकिन आपको हर एक पॉइंट समझाया मैंने दोस्तों, हर एक पॉइंट मैंने फील कराया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ ये ऐसे आ गया इसको लिख लेना, हाँ ये ऐसे आ गया ऐसे लिख लेना, नहीं दोस्तों, एक एक पॉइंट फील कराया मैंने। स्टेप बाय स्टेप आप जाकर के इसे प्रैक्टिस करिए, आपको गारंटी के साथ आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला डेरिवेशन